बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज शाहजेब आसिफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज और आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई और हम बात करने वाले हैं कि आइंदा बजट में जैसे कि हमें सुनने को मिल रहा है कि फाइलर के लिए जो टैक्स है वो डबल हो रहा है और नॉन फाइलर की ये 7% वाला टैक्स 11% पे हो रहा है, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं वो अवैस भाई से हम गाइडेंस लेंगे कि क्या मार्केट में जो है वो सेंटिमेंट ये देखने को हमें मिल सकता है। कैसे हैं अवैस भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाहजेब, आप कैसे? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अवैस भाई थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स को आप जो है वो इसमें ओवरव्यू दें वीडियो का कि हम क्या क्या पॉइंट्स जो हैं आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। शाहजेब फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैक्सेस जब भी अप्लाई होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर तो रियल एस्टेट की मार्केट को डाउन जाते हुए देखा गया है। ऐसे ही है, हमारी गवर्नमेंट प्लान करती है कि टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाए, रेवेन्यूज बेहतर होगा, लेकिन इसका अल्टरनेट होता है। ये आज से 10 साल जो लास्ट टेन्योर गुजरा है उसमें पीटीआई गवर्नमेंट आई, उन्होंने टैक्सेस को ज़रा रिड्यूस किया और एमनेस्टी स्कीम्स दी, तो उसमें ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी की मार्केट में रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल। बहरहाल आज का हमारा मेन कंसर्न ये है कि ईयर एंड होने लगा फिजिकल ईयर और एफपीआर जो है उसको न्यू टैक्सेस के इम्प्लीमेंटेशन करने लगा और इस दफ़ा शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि जो रियल प्रॉपर्टी है जिसमें प्लॉट प्रॉपर्टी, कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ये चीज़ें थी, उसके अलावा जो फाइलें चलती हैं जो सोसाइटी, उसके ऊपर भी टैक्स को अप्लाई किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग इस वीडियो के अंदर जो टैक्सेस का इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर उसको 5 उसके कैटेगराइज कर लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है जी। सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस है, थर्ड नंबर पे रेंटल इनकम्स, जो रेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे अफोर्डेबिलिटी आती है कि नहीं। बिल्कुल। फोर्थ नंबर पे हम लोग इसका इम्पैक्ट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है क्योंकि वो इंटरलिंक है रियल एस्टेट के साथ, उसको कर लेंगे। और फिफ्थ नंबर पे जो गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ाने का मकसद है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लेने का मकसद है, वो क्या पूरा हो जाएगा या इसके फिर अगेन जब ये अपना फिजिकल ईयर मैनेज करेंगे कि लास्ट ईयर में हमें टोटल कितनी रजिस्ट्री हुई, कितने इंतकाल हुए, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की कितनी ट्रांजैक्शन हुई, उसके अंदर कितना जो है ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, इसमें एक एंड यूज़र है, एक है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या है, जब भी रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाता है तो इन्वेस्टर डेफिनेटली अपनी फिर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस को सर्च करना शुरू करता है। अगर उसने रियल एस्टेट में रहना है फिर वो सर्च करता है कि मैं फाइल में चला जाऊँ। बिल्कुल ऐसे इस दफ़ा होने ये लगा कि शायद फाइल के ऊपर भी टैक्स को अप्लाई किया जाने लगा, वो डिपेंड करता है किस तरह से उसको मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इन्वेस्टर जो है उसको किसी और ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा तो फिर वो डेफिनेटली उसको सर्च करेगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइम राइट टाइम नहीं है। ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी इस टाइम कोई फर्दर टैक्सेस इम्पोज ना करे, इवन के पिछले टैक्सेस के अंदर रिवीजन करके उनको रिड्यूस करें ताकि ये देखें कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से नेट रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसी और बड़ा सिंपल सा ये मेरे ख्याल में लॉजिक है जो कि आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इस तरफ सोचती है वैसे भी कि अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे फोकस करें तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी प्राइस। जी। माशाल्लाह हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, जिस टाइम टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे और परचेज़र की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इन्वेस्टर बीच में से निकल जाएगा। जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज जिन लोगों ने परचेज़ की हुई है उनको फिर सेल करते हुए अपनी या तो प्रॉपर्टी की प्राइस को बिलो प्राइस पे बेचना पड़ेगा। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमने देखी हैं जब इस तरह की मार्केट सिचुएशन होती है, जिस टाइम स्लम्प आ जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, बाइंग सेलिंग कम हो जाती है, तो नॉर्मल रूटीन के अंदर बायर जो है वो अपनी बायर की बाइंग जो है पोजीशन या कैपेसिटी कम हो जाती है। बायर की कैपेसिटी कम होगी तो डेफिनेटली सेलर ओवर हो जाएगा। सेलर जब भी ओवर हुआ है उसके बाद मार्केट थोड़ी सी डिप में आती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी चेंज आता है। तो अगर टैक्सेस की वजह से प्राइस जो है मेरे ख्याल से डिक्लाइन होगी, प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन जाएंगे और शायद बायर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ये समझें कि अभी जब प्रॉपर्टी नीचे आएगी तो वो ये ना समझेंगे, उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ ही होगी क्योंकि कल को उन्होंने शायद बेचना भी हो, कोई घर बना के बेचता है, कोई अपनी ज़ात के लिए ख़रीदता है लेकिन टैक्सेस पे करके उसको भी कॉस्ट ऊपर ही जाएगी। तो इसमें ये है कि ग्रेजुअली अप होती जाए हर चीज़ तो बेहतर है और मेरे ख्याल से इसकी प्राइसेस जो है ना प्रॉपर्टी की डाउन होंगी अगर टैक्सेस के अंदर इंक्रीज होगा। और इसमें फिर जो सेलर है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा होता है कि जहाँ पे वो 1 महीने पे चीज़ नहीं बिक्री होती, कहता 6 महीने पे भी दे दूंगा। 6 महीने टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी कोई मिलती नहीं थी, अब वो इस तरह से फिर वो देखते देखते चीज़ें जो है डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाती हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ वैसे भी अगर आप बढ़ते चले। हाँ, प्रॉपर्टी का जो कंसर्न है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें पुटअप करते हैं इसलिए कि उनके कुछ के कंसर्न तो ये होता है कि हमें फिक्स रेंटल इनकम आती रहे, कोई रेंट पे हाउस दे देता है, कोई कमर्शियल शॉप ले लेता है, कोई अपार्टमेंट ले लेता है। और इस तरह से जब प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस को रिवाइज किया जाता है तो उसमें रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी इफेक्ट होती हैं। नो डाउट जब रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बायर है
और वो अपनी कोई बाइक कर लेता है, टैक्सेस दे के वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको पता चले 20,000 रेंट आ रहा है, 25,000 रेंट आ रहा है, वो कोई रेंट नहीं है। आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जब जो टेनेंट है उसकी भी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो लोग पाकिस्तान में है, कारोबारी हजरात भी अपना कुछ सरमाया अपने कारोबार में रखते हैं, कुछ जो है वो अपनी रेंटल पे करके उनको, क्योंकि फिजिबल लगता है कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगर 80,000 रेंट दिया जा रहा है तो वो एक रीजनेबल रेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो रेंटल इनकम चल रही है, आपको मैं बताता चलूँ को 0.6 से 0.10% पर एनम चल रही है, जिसमें अगर आप करोड़ की चीज़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से उसका आपको 60,000 किराया आना चाहिए। 2 करोड़ की चीज़ है तो 1,20,000 आपको एटलीस्ट किराया आना चाहिए। इसमें होता ये है कि कुछ लोग ऐसे भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं, वो मैं यही कहूँगा बेवकूफ़ है। 1 करोड़ रुपया बैंक में बाउंड कर देते हैं कि हमें बैंक जो है इस टाइम 20% फिक्स दे रहा है, और वो 5 साल के लिए फिक्स कर देता है। अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, बैंक इस साल तो दे रहा है, मेरे ख्याल से अगले साल अगर बैंक उनको कहता है अब हम 10% देंगे तो बाउंड हो चुके होंगे, 1 करोड़ बाउंड कर चुके हैं अगले 4 साल के लिए। हमारी कंट्री के अंदर अनसर्टेनिटी है, आप लोग इस तरह का कोई भी काम ना करिएगा कि अपनी अमाउंट को 5-5, 10-10 साल के लिए बाउंड कर दें। गवर्नमेंट ने ये लिखा हुआ है कि हम लोग पे करेंगे, इन केस आपको ये कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर प्रॉफिट मिलेंगे। और डेफिनेटली गवर्नमेंट आज स्टेबल हो जाती है, हर बंदा वेट कर रहा है इलेक्शंस का, इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दें, चाहे गवर्नमेंट पीटीआई की आती, चाहे गवर्नमेंट पीएमएलएन की आती, जो भी आती है, तो एक दफ़ा रियल एस्टेट ने अगेन बूस्टअप लेना है, क्योंकि बहुत अरसे से लोगों ने अपनी बाइंग को जो है स्टॉप किया हुआ है। बिल्कुल। और वैसे भी मैं ये भी बताता चलूँ कि इवन ये इंटरेस्ट वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बैंक के, आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो उसमें एक रूल सबसे वाज़िया लिखा होता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सब्जेक्ट टू चेंज है फॉर द 1 ईयर। और ये आप कुछ वो आपके वाली बात बिल्कुल सही है कि आप उनका कुछ नहीं इसमें पंगा ले सकते, को जाहिर है आप उनके बाउंड होते हैं। और अगर 4 साल का देखा जाए, मेरे ख्याल में वैसे भी अगर कोई बंदा करोड़ रुपया 4 साल के लिए रियल स्टेट में आज के टाइम पे लगाता है एक अच्छी लोकेशन पे, तो 100% इंक्रीमेंट का मेरा नहीं ख्याल कि कहीं जवाज नहीं बनता। बिल्कुल ऐसी है। तो वैसे भी इसमें जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है रेंटल इनकम के बाद, उस पे भी रोशनी जो सबसे एक मेजर पार्ट है रियल स्टेट का और आपस में कंस्ट्रक्शन का इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। जब रियल स्टेट के ऊपर टैक्सेस की रिवाइज होंगे तो डेफिनेटली बाइंग कैपेसिटी कम होगी, बाइंग कैपेसिटी कम होगी तो कंस्ट्रक्शन कम होगी। कंस्ट्रक्शन की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इससे इंटरलिंक्ड है, मेरे ख्याल से कम से कम 28-29 इंडस्ट्रीज तो हैं जो इससे, फिर आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन की पेस कम होगी तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट भी जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्टर्ब होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। बिल्कुल ऐसे। और ये अगेन अगर टैक्सेस को इंक्रीज करता है, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की पेस कम देखी जाएगी और उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ फिर डाउन जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे भी जो गवर्नमेंट रेवेन्यू की बेस आपने बात की थी कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस सारे सिनेरियो को लेके, तो उस पर भी ज़रा बताइए। अच्छा, गवर्नमेंट का ये मुझे समझ नहीं आती कि इनको एक चलते डिपार्टमेंट से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, इससे हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जब इन्वेस्टमेंट भेजते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आ रही होती है, वो लोग वहाँ से पैसा, अब तो ये रिप्लाई आने लगे हमारे क्लाइंट्स के कि हम लोग क्यों ना उधर ही पैसा रखें, क्योंकि इधर तो डिवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, टैक्सेस की मद में चार्जेस लिए जाते हैं, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रही है, और साथ में जो है उनका अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से ना सीधी जो बात है एतबार हटता जा रहा है। तो वो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए एटलीस्ट मेरे ख्याल से चलें, एक सजेशन ही है कि आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके ऊपर से टैक्स ख़त्म कर दें, ताकि उनकी बाइंग भी और उनकी सेलिंग भी, आपको तो अपनी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको उनको फिर विड्रॉ करने के लिए भी ईजी दें स्केजुअल्स के, आपने बेची है प्रॉपर्टी इतने टाइम के लिए होल्ड करें, आप इस तरह की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको 3 साल बाद वो बेचता है, 3 साल तक आप उसको अपने डॉलर, अपने जो भी फॉरेन करेंसी आ रही है उसको यूटिलाइज करें, 3 साल बाद अगर वो ले जाना चाहता है तो उसको फिर उस डॉलर अकाउंट या फिर उसके थ्रू ही उसको विड्रॉ करने दें। बिल्कुल ऐसे। तो ये टैक्सेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट प्लान करती है कि शायद हमारे जो है ना टारगेट्स उनको हम इजीली अचीव करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका अल्टरनेटिव है लास्ट ईयर की जो 1 ईयर की रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह देख लें, टोटल FBR की एडवांस टैक्स की आप कैलकुलेशंस देख लें, आप स्टैम्प ड्यूटीज़ की कलेक्शन देख लें आप, और जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उन सारों में डिक्लाइन आया है। और अब जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर भी ट्रांजैक्शन कम हुई है, DHA की ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, बहरिया की ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, और भी अदर सोसाइटीज़
तो मेरे ख्याल से अगर आपने अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो टैक्सेस की वैल्यूज़ को कम करें ताकि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ हो। अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ होंगी तो उससे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा और डेफिनेटली ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है आपको रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला एक इंडस्ट्री है। आपकी जो अपनी डिपार्टमेंट्स हैं, लेट्स सपोज हम लोग बात कर लें हमारे कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी सैलरी कहाँ से जा रही है, जितने एजी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज कहाँ से जा रही है, तो ये डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उनकी सैलरीज इधर से पे हो रही है। कल को आपको जब रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा तो शायद एक सेक्टर भी अगर रियल एस्टेट की साइड से आपको रेवेन्यू जनरेट करके आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है तो उसको आप लोग बजाय इसके कि डिस्टर्ब करें, इसको आप इजी करें, रिलैक्सेशन दे ताकि हमारी जो है ना गवर्नमेंट उसको रेवेन्यू भी जनरेट हो और जो टारगेट है मेन कि हम लोगों ने बेहतर करना है सिस्टम, तो बेहतर तो ऐसे होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी मेरे ख्याल में हमने बहुत अच्छा अपने जो है सारे सिनेरियो को गाइड किया है और इसी तरह की हम जो अपडेट्स इंपॉर्टेंट एक चीज़ फाइल्स का थोड़ा सा फाइल्स का भी हम फाइल्स के ऊपर जो टैक्स की इम्पोजिशन होने लगी है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये हमने एक सेपरेट टॉपिक किया हुआ है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन छोटा सा हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग भी नहीं चाहते कि टैक्सेस वाली जो है ना फाइल्स वाला जो सिस्टम चल रहा है उसमें हमारे ब्लैक मनी काफ़ी इंजेक्ट हुई होती है। तो गवर्नमेंट सिर्फ उनको जो है ना सर्कल में लेके आना चाहती है चीज़ों को कि जो लोग ब्लैक मनी इंजेक्ट कर चुके हैं उनका ट्रेस आउट हो सके और उसके ऊपर टैक्स की कलेक्शन हो। अगर टैक्स कलेक्शन हो जाती है और फिर फाइल्स को मेरे से ख़त्म करके जो एलडीए डिपार्टमेंट है वो हर सोसाइटी को बाउंड करे कि आप लोगों ने जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसमें नक्शा दें, नक्शा अप्रूव करवाएं, उसके मुताबिक फाइल निकले ना, प्लॉट नंबर निकले, डे फर्स्ट से XYZ बंदे के नाम के ऊपर प्लॉट नंबर अलॉट हो। आपको पता है कि ये प्लॉट नंबर की ओनरशिप आप सोसाइटी से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं और 1000 जगह के ऊपर प्लॉट है तो 1000 फाइल जो उसकी निकलेगी और उसके ऊपर लॉटेड नंबर होगा और उसमें सोसाइटी फॉरन से उसकी हर चीज क्लियर हो गवर्नमेंट के लिए भी और एक कस्टमर। लेकिन अब उसमें ये है ना डिपार्टमेंट्स को चाहिए, जो इनके अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को मॉनिटर करें कि कैसे जो है वो अपनी जो है इनकी ये ड्यूटी है और इसमें ना करें ना वो दूसरे काम के जो है सोसाइटी को खुद अलाउ करते हैं कि आप लोग एक नहीं प्रिंटिंग मशीन लगाएं उसमें 10,000 फाइल प्रिंट करें, फिर कल को लोगों का ट्रस्ट लेवल भी ख़राब होता है और उसकी वजह से ये लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर लोगों को काफ़ी स्टकनेस हुई है। मेरे ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में कोई 80% to 90% फाइल्स वाली जो है ना ट्रांजैक्शन वाले लोग इस टाइम डिस्टर्ब है। तो आप लोगों को भी सजेशन ये है, हमने एक सेपरेट वीडियो की थी फाइल से रिलेटेड, फाइल को अवॉइड करें, थोड़ा सा सेविंग करके नेट कैश पेमेंट के ऊपर ऑप्शन ले लिया करें। हाँ ये जो है अभी एक इसमें अब जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी एक थोड़ा सा फर्दर चीज़ ऐड करता चलो, हम लोग ओपन फॉर्म्स को सजेस्ट करते हैं अगर आप लोगों ने टैक्स के सिस्टम से बचना है, टैक्स पे अभी नहीं करना, फिलहाल किसी ना किसी ने पे करना उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये नहीं हम कह रहे कि गवर्नमेंट को टैक्स ना जाए, ओपन फॉर्म में ये है कि जो इन्वेस्टर है वो एटलीस्ट एक चीज़ परचेज करे, जब तक वो एंड यूज़र को जाएगी तो एंड यूज़र उसके ऊपर टैक्स पे कर ले। तो बैरिया हो जाए, DHA हो जाए, अच्छे जो है सोसाइटीज़ उसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑफर कर दिए जाते हैं कि आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए परचेज कर लें। आपने 50 लाख की चीज़ लेनी है, आपने 30 लाख की लेनी है, आपने 2 करोड़ की लेनी है, आप लोग उसको परचेज करें, एक सर्टेन टाइम के लिए आप उसमें पैसा पुटअप करते हैं, आप लोगों की ट्रांजैक्शन ओपन फॉर्म के अंदर रहती है, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी चली जाती है किसी एंड यूज़र को जिसमें उसको फिर जो टैक्स कलेक्शन है वो वाले मैटर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसमें इन्वेस्टर के लिए सजेशन है कि अगर आप लोगों को स्टिल रहना भी रियल एस्टेट के अंदर है क्योंकि ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको पता है वॉलेटाइल ही इतनी है कि आम बंदे को समझ ही नहीं आ सकती उसकी। ये मेरी कुछ थी जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आपको फर्दर जो भी कोई आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी है, कुछ आप प्लान करें, इन्वेस्टमेंट आपके पास अमाउंट हमसे डिस्कस करें, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लान ऑफर करेंगे जो कि हमारी राइट नो अच्छी वर्किंग के बाद हमने फाइनलाइज किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी मेरे ख्याल में हमने बड़ा अच्छा इसको कवर किया और हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकमेंड भी यही करेंगे कि अगर आपकी कोई डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ओवर द ईयर्स आपको इस तरह का प्रॉफिट नहीं दे पाई तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का नाम सिर्फ एक बस ये डीलरशिप के नाम से नहीं जाना जाता बल्कि कंसल्टेंसी की फर्म अगर मैं कहूँ प्रॉपर्टी की तो वो भी है, क्योंकि ये बात हम नहीं करते, हमारे जो क्लाइंट्स और व्यूअर्स हैं वो हमें ये फीडबैक देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में मैं और अवैस भी फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।